जॉनी ईगल्स दूसरे शिकारियों और स्कैवेंजर्स से लाशों को चुराने के लिए बदनाम है। पर यह लाश बहुत भारी है और अब इसे ये खाना सबके साथ मिलकर खाना होगा। पर एक वापस आ रहे रपल्स वल्चर को इसका यहां होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। पर आखिरकार ईगल को यहां रहने की इजाजत मिल गई है। रेवेंस जानते हैं कि इनका थोड़ा दूर रहना ही ठीक रहेगा। एंटीलोप के हर हिस्से को खा लेने के बाद सब उड़ जाते हैं। अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा है। तो अब बियर्डेड वल्चर के नीचे आने का वक्त हो गया है। ये पक्षी दुनिया का इकलौता ऐसा जीव है जो लगभग सिर्फ हड्डियां खाता है। इनके बहुत ज्यादा एसिडिक पेट 4 किलो तक की हड्डियों को आसानी से पचा सकते हैं। स्कैवेंजर्स के लिए आज की दोपहर अच्छी रही और इस खाने से इनके कुछ दिन निकल जाएंगे। यहां कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। एक निचले प्लेटो पर जेलाडास के लिए खाना खाना बहुत ही फुर्सत का काम होता है। अफ्रीका के ज्यादातर दूसरे बड़े प्राइमेट्स में सबसे पहले खाने का मौका उनको मिलता है जिनके रैंक्स ऊंचे होते हैं। पर जेलाडास के बीच संसाधनों को लेकर खींचातानी लगभग ना के बराबर होती है। इस झुंड का पेट भरने वाली हरी भरी घास यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में बहुत उगती है और इसे धुंध और बारिश से भरपूर पानी भी मिलता है। ये बड़े से बड़े झुंड का पेट भरने के लिए भी काफी है। जेलाडास का खाने का तरीका कुछ अलग सा है। ये सीधे बैठकर अपने अपोजेबल थंब से नरम घास को तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और इनके क्वाड्रिफेड बॉटम्स इनको अच्छी खासी कुशनिंग देते हैं। के बाद ये घास और बीज दोनों खाते हैं। आने वाले 1 महीने में कई और घासों में बीज आएंगे और ये ग्रेन जेलाडास की डाइट का 70% हिस्सा बन जाएंगे। जनवरी और फरवरी के सूखे महीनों में ये जिंदा रहने के लिए राइजोम्स पर निर्भर करेंगे। मौसम कोई भी हो, ये अपनी भूख मिटाने के लिए सिमियंस ग्रास पर निर्भर कर सकते हैं। हालांकि जेलाडास की पसंदीदा घास पठारों पर कालीन की तरह बिछी रहती है। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो सिर्फ कुछ खास इलाकों में ही पाई जाती हैं। लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर खूबसूरत रेड हॉट पोकर्स चट्टानों पर जगह जगह दिखाई देते हैं। पहाड़ों के इन ऊंचे इलाकों में कम बारिश का मतलब ज्यादा धूप होता है। पानी छोटी खाइयों में इकट्ठा होता है और ये पौधे वहां पर बहुत अच्छे से उगते हैं। पर्याप्त रोशनी और नमी की वजह से रेड हॉट पोकर्स पूरा साल खिल सकते हैं। इसका मतलब इनके पराग को पीने के लिए हमेशा कोई ना कोई पंखों वाला मेहमान आता रहता है।
मुख्य लाभार्थी सनबर्ड्स और स्टारलिंग्स हैं। रेड हॉट पोकर ने खुद को अपने पास आने वाले भूखे पक्षियों और कीड़ों की भीड़ का भरपूर फायदा उठाने के लिए विकसित किया है। जैसे जैसे पौधा लंबा होता है, इसके फूल बारी बारी खिलते हैं। सारे फूलों के एक साथ ना खिलने से पराग पूरा साल उपलब्ध रहता है। इससे पौधे के पॉलिनेट होने की और प्रजाति के और फलने फूलने की उम्मीद बढ़ जाती है। ऊपर के पठारों पर हर तरफ फैली एल्पाइन घास सिर्फ जेलाडास का खाना नहीं है। ये एक मादा एबिसिनियन ग्रास रैट का घर है। इथियोपिया और एरिट्रिया में पाई जाने वाली ये प्रजाति इन इलाकों में बड़ी संख्या में पाई जाती है। ये खुद को शिकारियों से नहीं बचा सकती है, तो इसे हर समय सतर्क रहना होता है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि इसे एक बच्चे का ख्याल रखना है। जब मां बीजों और कीड़ों की तलाश में जाती है, तब यह बच्चा अपनी सुरक्षा के लिए बिल के पास ही रहता है। धुंध के आने का असर रैट की विजिबिलिटी पर पड़ता है और खास तौर पर मां के लिए खाना ढूंढना और खतरनाक हो जाता है। अच्छा हुआ कि ये जल्दी से घर पहुंच गई है। ऊपर उड़ रही ऑगर बजर्ड स्वादिष्ट नाश्ता ढूंढ रही है। हालांकि इन रोडेंट्स का शिकार पहाड़ों के बहुत से शिकारी करते हैं, पर एक खास जानवर है जो ग्रास रैट को मारने में माहिर है। सिमियन या इथियोपियन वुल्फ इथियोपिया के पहाड़ों की चोटियों पर सिर्फ 3000 मीटर से ऊपर रहता है। इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में इनकी संख्या 500 से भी कम है। तो ये दुनिया के सबसे दुर्लभ केनिड और अफ्रीका के सबसे संकटग्रस्त मांसाहारी हैं। ये पैक एनिमल्स हैं जो अपने इलाकों को मिलकर बचाते हैं, पर शिकार हमेशा अकेले करते हैं। ये कुछ गिनी चुनी चीजें ही खाते हैं और ग्रास रैट्स इनके मेन्यू में सबसे ऊपर हैं। अपने लंबे स्कल की वजह से ये वुल्फ रैट के बिल के अंदर तक पहुंच सकते हैं।